जिंदगी में कभी ऐसा लगा कि हार मान गए हैं, अब आगे नहीं बढ़ सकते? पॉज वाली फीलिंग ज्यादा है। हसद हर दौर में है। हसद तो पहले इंसान से शुरू हो गया, हाबील काबील से। जेलसी का जो है ना, दुनिया के जितने लेजेंड है उसको हसद का और क्रिटिसिज्म का सामना करना। क्या कासिम अली शाह साहब को कभी अफसोस हुआ इमरान खान साहब से मिलने का, टिकट की बात करने का, उनका इंटरव्यू करने का? कभी रिग्रेट किया आपने इस बात? मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में भी मैंने कोट किया कि एक मेरे दोस्त 25 करोड़ रुपए दे के उन्होंने टिकट का वादा लिया और बाद में जान छुड़ाने के लिए भी उन्होंने करोड़ों रुपए दिया। उसने एक इंटरव्यू किया जब खान साहब का, आपने उनसे लीडरशिप की क्वालिटीज पूछी, वो आपको पसंद आई क्वालिटीज है? पार्टी के अंदर यार ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जिन्होंने लॉजिकल एतराज किया और वो फारिग गलत हो रहा है, फारिग हो गए। फारिग हो गए। देखिए ना, मुझे वो पीके मूवी का ना वो सीन बड़ा अच्छा लगता है। वो भगवान वॉशरूम जाता है ना, ऊपर से पीके आ जाता है और ताला लगाता है सबसे पहले। वो जब भगवान को पता लग जाता है मैं फंस गया हूँ, वो कहता है मेनू जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। पाकिस्तान के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? अब पाकिस्तान में अवाम को शऊर दिया। अब सोशल मीडिया पे लोग बात करते हैं किसी वाक़े के ऊपर, जी खान साहब ने शऊर दिया हमें, खान साहब ने हमें आवाज उठाना सिखाया। अच्छा, इसमें इरफान दो हैं इससे ना। एक देखें उनका हीरो होना, उनका एक इंस्पिरेशन होना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कि ये 3 काम कर लें आप कामयाब। 3 सादा से काम है। आमद पे तेरी इतरो चरागो सबू न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को इरफान बशीर कहते हैं। जीएनएन के स्पेशल पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की शायद ही कोई ऐसी कम्युनिटी हो, बच्चे हों, बड़े हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, वो कासिम अली शाह साहब के नाम से वाकिफ़ ना हो। सो कासिम अली शाह साहब एक मुअल्लिम की हैसियत से, एक पाकिस्तान में अब तो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगती है, वो 35 प्लस कंट्रीज़ को विज़िट कर चुके हैं और कितनी कंट्रीज़ को मज़ीद विज़िट करना चाहते हैं वो भी इनसे पूछेंगे। इनकी जर्नी कैसी रही, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल को लेके, मोटिवेशन को लेके, रूहानियत को लेके, और एक स्पेशल फैक्टर जेलसी का है। और आजकल एक और चीज़ बड़ी हो रही है, ये कंटेंट क्रिएशन तो हो रही है और माशरे को क्या वैल्यू दी जा रही है, शाह साहब से गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए। बहुत शुक्रिया जी इरफान भाई, आपकी आमद का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले थोड़ा सा इब्तदाई ज़िंदगी का बताएं, और क्या शुरू से ही इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने विजनरी थे? इरफान भाई, मेरी पैदाइश गुजरात की है, बचपन मेरा लाहौर में गुजरा है, स्कूलिंग मेरी लाहौर की है, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ सारी लाहौर की है। मैं अपनी इब्तदाई ज़िंदगी को याद करूं तो मैं शाय था। मैं एक शर्मीला सा बच्चा था और कह लीजिए सेंसिटिविटी थी, एक दिल की दुनिया शुरू से आबाद थी, एक खैर खिदमत से लगाव जो है वो वालिदा मोहतरमा की तरफ से मिल गया, एहसास ज़िम्मेदारी वालिद साहब की तरफ से मिल गया। और बचपन के अयाम जो हैं वो को पढ़ने लिखने वाले नहीं ज़्यादा, ये भी बताऊँ आपको। मैं तादेर जो है ना, मैं बड़ी मुश्किल से मैं पासिंग मार्क्स लेके पास होता रहा हूँ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी अक्सर 9th क्लास में चेंज होगी। टीचर ऐड हुए, उन पे मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, उनको यहाँ बुलाया भी, उनके इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड करवाए हैं। वो लकीली 30 ईयर्स के बाद मुझे मिले जी। अच्छा। सर मंसूर ताहिर, तो उनका कमाल था, उनके थापड़े का, शाबाशी का कमाल था, तो यहाँ तक पहुँच गए। सही। शाह साहब, ज़िंदगी में कभी ऐसा लगा कि बस अब हार मान गए हैं, अब आगे नहीं बढ़ सकते, या कोई ऐसा फुल स्टॉप के अंधेरा ही अंधेरा नज़र आया हो? अच्छा, मेरा ख्याल है फुल स्टॉप कम आए हैं, पॉज वाली फीलिंग ज़्यादा आई है। फुल स्टॉप शायद इस वजह से फुल स्टॉप की फीलिंग नहीं आई कि जो एक नर्चर था ना, वो जो नर्चर का मेरा टाइम है, मैं अपना बचपन अगर याद करूं तो किसी भी चैलेंज को लेके अगर मैं वालिदा मोहतरमा के पास, जो सबसे माँ तो सबसे करीब होती है, मैं अम्मी के पास गया हूँ तो अम्मी ने पंजाबी में कहा है, पुत्र कोई गल नहीं, फिर क्यों है, अच्छा, अगे देखना। अच्छा, वो जो जुमला है ना जी कि अगे देखना, वो एक आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में एक बिलीव बन के, यकीन बन के कि दिन बदल जाने, रात आई है, दिन आ जाएगा। और ये दिन जो है, आज यहाँ मैं हूँ, कहीं और पहुंच जाऊंगा। आज एक रेगिस्तान है, चलते चले जाएंगे तो नखलिस्तान आ जाएगा। ये एक यकीन जो कह लीजिए, और ये यकीन मेरा ख्याल है होना भी चाहिए। वो जो अल्लाह तबारक ताला का ये वादा है कि जी मेरी जो रहमत
वो गज़ब पे हावी है। मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, अगर ये यकीन आप किसी में डाल दें तो फिर जो रास्ते के चैलेंज है ना वो फुल स्टॉप नहीं ये बनते। यकीन कैसे डाला आपके अंदर, और किस तरह से आपने लगा कि अज़्म मुसम्मम है, अब मुझे मुड़ के नहीं देखना पीछे? वैलिडिटी की फीलिंग रही थी, जो वैलिडिटी ये बड़ी ज़रूरी है। हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं और किसी भी मेयार का एतमाद है हम सबको किसी ने वैलिड किया। वो वैलिडिटी थापड़ा होता है, वैलिडिटी किसी की शाबाशी होती है, वैलिडिटी किसी के दो जुमले होते हैं, वैलिडिटी एक आप में कोई यकीन डालता है कि अब बेमकसद नहीं है। बाज़ औक़ात वो घर का माहौल ऐसा होता है, बाज़ औक़ात उस्ताद मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात एक आपकी अपने साथ एक गुफ्तगू होती है जिसको आज की मॉडर्न जुबान ऑटो सजेशन कहती है, वो इतनी मजबूत होती है। बाज़ औक़ात आपको लिटरेचर ऐसा को मिल जाता है, बाज़ औक़ात आप बिल्कुल अंधेरे से उजाले की तरफ आते हैं, आप कहते हैं अगर मैं एक दफ़ा आ सकता हूँ तो बार बार आ सकता हूँ। तो ये कोई नया अंधेरा तो नहीं है, इसकी कम या ज़्यादा मिकदार हो सकती है। बाज़ औक़ात मीनिंग आउट हो जाते हैं। अच्छा, ये क्योंकि मैं एक मिडिल एज और मिडिल एज क्राइसिस को मैंने फेस किया। हर वो बंदा जो शऊर रखता है और जिंदगी के वाक़यात को, इवेंट्स को समझता है, इरफान, वो मिडिल एज क्राइसिस से जरूर वाकिफ होता है। ये कहीं ना कहीं 35 साल की उम्र से लेके 45-50 साल की उम्र में किसी ना किसी फॉर्म में आता है, जिस पे बाज़ औक़ात आपके जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाते हैं। यानी आप एकदम हैरान होते हैं कि यार मैं हर चीज़ को मान ही दे सकता, तो ये जो हुआ है इसको मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हुआ। तो बाज़ दफ़ा बाज़ औक़ात जो मानी है वो फिर कुदरत आपको देती है। वाह वाह वाह। आप खुद हैरान होते हैं कि यार ये जो कहानी मैंने बनाई थी उस कहानी से ज़्यादा अच्छी कहानी, मैं एक डायरेक्टर हूँ लाइफ का, जिंदगी मेरी है, मैं उसका एक डायरेक्टर हूँ, लेकिन मेरा मालिक खालिक कोई और है। तो जो मालिक खालिक है जब वो डायरेक्शन देता है और उसकी जब इंटरफेरेंस होती है कह लीजिए, और वो बड़ी मोहब्बत से होती है, हमें लग रहा होता है कि यार जो मेरी चाहत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहता नहीं मेरी चाहत है, मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो जो उसकी चाहत है फिर वो कुछ वक्त के बाद जो था ना जी स्टीव जॉब्स, उसकी इन्वेंशन, आप एप्पल से वाकिफ, मैं जितने ये दुनिया के टेक्नोलॉजी देने वाले थे और दुनिया के साइंटिस्ट थे, मैं इनकी कोटेशंस भी ढूंढता। मैं आपको पहले स्टीव जॉब्स की एक थ्योरी बताता हूँ, फिर मैं आपको एक कोटेशन सुनाऊंगा जो मेरी पसंदीदा। स्टीव जॉब्स की थ्योरी थी लिंकिंग डॉट थ्योरी। वो कहता है एक वाकया जो आज हुआ मुमकिन है समझ नहीं आया, क्योंकि इंसान का फौरन माइंड ना मीनिंग निकालता है कि वर्ड्स फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या था, या इसको स्क्रैच करके देखिए क्या था, ये क्यों हुआ, व्हाई मी, ये वाली फीलिंग आती है। फौरी तौर पे हम तसल्ली तशफ़ी के लिए देखिए, खुदा ना खासा हादसा भी होता है ना तो ज़हन कबूल नहीं करता, तादेर वो रहता है कि हैरत में कैसे हो सकता है, मेरे साथ कैसे हो सकता है। तो स्टीव जॉब्स ये कहता है कि अगर आप थोड़ा सब्र कर लें तो किसी और वक्त में आपको उस वाक़े की समझ आ जाएगी। अच्छा, तो डॉट और डॉट जुड़ेगा तो लाइन बन जाएगी। वाह। फिर एक और वाक़या होगा तो वो कहीं और जाके होगा, तो ये दोनों डॉट और तीसरा डॉट मिलेगा तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। फिर चौथा डॉट आएगा तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी आपकी पिक्चर जो है वो डॉट पे समझ नहीं आ रही, डॉट्स जुड़ते हैं तो पिक्चर समझ आती है। तो सो बंदा बाज़ औक़ात माजी को मुड़ के देखता है तो समझ आता है कि जो अब उसने ये थ्योरी पूरा वाक़या है, किसी दिन उस पर भी बात करेंगे, उसको ये कहाँ से, उसने जैसे न्यूटन का एप्पल गिरा तो उसने ड्राइव किया, इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसने ये समझा। अब आ जाते हैं वो न्यूटन की कोटेशन, जो कोटेशन मैं सुनाना चाहूँगा। न्यूटन कहता है बाज़ औक़ात बोने को द्यो मिल जाता, और वो बोना जब द्यो के सामने होता है तो द्यो उसको इजाजत देता है। मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस कोटेशन को, आप इसको तखय्युल से सोचिए। द्यो उसको इजाजत देता है बोने को कि तुम मेरे कंधे पे सवार हो ताकि तुम दुनिया देख सको। तो बोना बाज़ औक़ात द्यो से आगे देख लेता है क्योंकि वो कंधे पे सवार होता है। तो जब आपको कोई रैपर, हादी, गाइड, मेंटोर मिलता है, इंस्पिरेशंस मिलती हैं, तो तखय्युल में जरा सोचिए वो द्यो है और आप बोना है और आप कंधे पे सवार हो गए, तो आपको मुफ्त में वो जंप मिल गया जो द्यो की जंप थी। तो वो इंस्पिरेशन, रोल मॉडल्स, मुर्शद, रहबर, अतालीक के जरिए आपका एक्सपोजर ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे माफ कीजिएगा, इस बोने को कौन सा देव मिला? मुझे मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही ना जी, अच्छा देखें, वैसे क्लासरूम में ना जी, क्लासरूम्स में जाता हूँ बच्चों के साथ, ऑफिसर्स सबके साथ बातचीत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, जब हम अपनी इंस्पिरेशन सीखते तो टॉप पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्राम मिली होती है, इसमें कोई शक। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ जी आप इर्द गिर्द जरा ढूंढे ना, एक्चुअल लाइफ में जरा देखते हैं, यानी इर्द गिर्द आपके
कोई ऐसा शख्स, तो कुछ लोग लिखते हैं वालिद, एक बड़ी तादाद टीचर्स लिखते हैं, टीचर्स। अच्छा, कुछ लोग लिखते हैं किसी को, राइटर को, किसी अदीब को, किसी शायर को, कोई मूवी का हीरो होता है बाजू का। अब तो टिकटॉकर्स भी हीरो है बच्चे, अगर आज के बच्चों से लिखवाएं ऐसे ही है। तो उसमें भी मेरे पास लतीफे है। वैसे पिछले शादी का एक फंक्शन था हमारा, अच्छा। तो बच्चे सारे खानदान के बैठे डिस्कशन कर रहे, पास बैठा सुन रहा, तो वो एक बच्चा दूसरे को कह रहा कि यार किसको बुलाना चाहिए ना, यानी हम अंकल को, पापा को कहते हैं यार किसी सिंगर को बुलाएं, तो एक ने कहा रमजान जानी को बुलाते हैं, तो दूसरा कहता है नहीं 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 नहीं, हमने चाहत फतेलियां को बुलाना है। अच्छा, मैंने इंटरफेयर किया, मैं कहा जी तुसी ना वो करा लो, टॉस कर लो। अच्छा, 80% वोट चाहत फतेलियां आते हैं। यानी रोल मॉडल्स में एकदम इंस्पिरेशन लोगों की, बच्चों की बदली मेरी और अब उन्होंने एकेडमी भी शुरू कर दी है, एक्टिंग की क्लासेस भी हो रही, सिंगिंग की क्लासेस भी, एंटरटेनमेंट, ऑडिशन ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट। तो मेरी इंस्पिरेशन ना इरफान ज़माने तालिब इल्मी में, जब मैं यूईटी पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, उस जमाने मैंने किताब पढ़ी वासिफ अली वासिफ साहब की। वासिफ साहब मेरी एक कमाल इंस्पिरेशन। दिल दरिया समंदर पहली किताब थी किरण किरण सूरज, यहाँ पढ़ी हुई, मैं जी जी, पहली कॉपी पढ़ी हुई। तो किरण किरण सूरज जो थी ना, मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस वक्त जो मेरे हालात थे, बगैर किसी मुबालगे के मेरे पास फोटोकॉपी कराने के पैसे नहीं थे, और किताब किसी दोस्त की थी, यानी किताब किसी से मैंने उधार ली है कि मैं वापस करता हूँ, तो फोटोकॉपी के पैसे कोई नहीं थे यार। मैंने उसको कुछ शाम रात 8-9 बजे पढ़ना शुरू किया, और उसको मैंने जो अच्छा लगे जुमला उसको मैं नोट कर लेता था, किसी की किताब अंडरलाइन नहीं कर सकता था। रात गुजर गई जी, किताब एक बड़ी हिस्सा उसका मैंने डायरी में मुंतकिल कर चुका। अगले दिन मैंने उसको दोस्त को वापस कर दी थी किताब, क्योंकि उसको भी कोई बर्थडे गिफ्ट मिला था। ये दोनों जो दोस्त हैं वो आज दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, आसिम और कह लीजिए कामरान। तो आसिम ने बर्थडे गिफ्ट दिया था कामरान को। अच्छा, मैंने अब अगले दिन जब वापस किया कामरान को, तो मैंने कहा भाई ये किताब, और लेकिन मैंने, वो कहता जी मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो मेरे पास वो किताब, डायरी तो घर पड़ी, किताब यहाँ पर मौजूद है। तो उस किताब ने मुझे बदलना शुरू कर दिया, सोचने में मुझे, क्योंकि उस किताब के कई जुमले पढ़ के रिक्कत तारी हो जाती थी। अब रिक्कत तारी होना ना बड़ा एक अगेन आउट ऑफ द बॉक्स है, कि आप किसी किताब को पढ़ते हुए आपकी आंखों में नमी आ गई। तो जब ये मेरे साथ कह लीजिए हुआ, तो वाकया हुआ, तो मैं फिर ये सोचना शुरू किया कि कैसे हो सकता है बंदा दुनिया से जा चुका हो, उसकी राइटिंग्स, उसके जुमले, उसकी कोटेशंस जो हैं वो आपको ऐसा इंस्पायर करें। मेरी जिंदगी में एक बड़ी इंस्पिरेशन वासिफ अली वासिफ। अच्छा शाह साहब, आपने पुलिस को तदरीस और फिर मोटिवेशन का एक सफ़र, इस तब्दीली का राज क्या था, और अब अल्लाह करीम ने आपको इज़्ज़तों और कामयाबियों से नवाजा है। इस सवाल को लिंक कर लीजिएगा, आज के दौर में जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है और लोग अपने फेलियर्स को नहीं दिखाते सोशल मीडिया के ऊपर, ये इसको प्लीज़ लिंक करके ज़रा डिटेल में। ये देखिए, असल में मैं जो सवाल समझ पाया मैं इसलिए दोहरा देता हूँ कि सोसाइटी में हसद जो है वो बहुत बढ़ गया है जी। हसद हर दौर में रहा। हसद तो पहले इंसान से शुरू हो गया, हाबील काबील से। जेलसी का जो है ना, दुनिया के जितने लेजेंड्स हैं, किसी शोबे का कोई भी लेजेंड है, उसको हसद का और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अच्छा, यहाँ तक है कि अल्लाह के रसूल की हदीस, उसका मफहूम ये है कि तुम्हारी हर नेमत का हासिद है, नेमतों के हासिद है, अपनी नेमतों को भी छुपाओ। अब होता ये है कि आपका ना ये जो एक्सपोजर है ना, कि हाउ टू हैंडल जेलस पीपल, ये वक्त के साथ बढ़ता है। बाज लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते, वो भी टॉक्सिक हो जाते हैं, यानी कोई नेगेटिव आपको अपने लेवल पे ले आता है। कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, वो जैसे पुराने मीटर्स होते थे ना बिजली के, मेरे बचपन के जमाने में, आप उम्र में छोटे हैं शायद, आपके जमाने में ना मीटर को एक अर्थ की तार लगती थी, एक तार होती थी जमीन में चल, यानी कि अगर झटका आ गया है तो वो जमीन में डंप हो जाए। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, हाउ टू हैंडल द टॉक्सिक एंड जेलस पीपल, वो वक्त के साथ बढ़ जाती है। हर्डल आता है, प्रॉब्लम आती है तो जमीन में चला जाता। अदरवाइज जो कुरानिक फिलॉसफी है, हसद का सामना, हासिद का सामना अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकते, पना चाहिए आपको, वो किसी लेवल पे चला जाता है। यानी सबसे बदतरीन जो लेवल मैं समझता हूँ, बोहतान, एक बंदे में वो है ही नहीं जो आपने उस पर डाल दिया, यानी आप उस पे कोई इल्जाम ऐसा लगा रहे हैं, आप उसके साथ कुछ स्टोरी ऐसी नरेट कर रहे हैं, आप उस पे कुछ उसके बारे में कह रहे हैं जो कि बिल्कुल हकीकत नहीं,
और क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे क्या है, हसद है। तो अल्लाह कहता है मेरी पनाह ले लो, इसका मुकाबला नहीं तुम कर सकते। कभी ऐसा लम्हा आया कि इस तरह के बुहतान लगाए गए आप पे, इस तरह हसद किया गया कि आप सो ना सके हो, आप परेशानी में रहे हो कि यार ये मेरे से गलती भी हो गई और ये ज्यादा हो गया, इट्स टू मच? बड़ी दफा हुआ ऐसा, बड़ी दफा। मैंने ट्रॉलिंग को मेरा ख्याल है 3 बार फेस किया। यानी मैं उस लेवल की ट्रॉलिंग कह रहा हूँ जिसमें आप ट्विटर पे टॉप ट्रेंड हो। जी जी, आप रहे हैं। मतलब मिसाल लीजिए कि आप जीएनएन में हैं और खुदा ना खास्ता कोई आपको चैलेंज आए और वो सिर्फ जीएनएन तक रहे, जी, ठीक है। एक है आपको कोई चैलेंज आए, वो आपके जीएनएन से निकल के सिर्फ चैनल्स की दुनिया में चला जाएगा, मीडिया में आ जाए। अच्छा, फिर आपको चैलेंज आया तो आपके टाउन तक, एक है आपको चैलेंज आया तो वो कोई कुछ कम्युनिटी तक चला, एक है वो आप पूरा मुल्क, पूरी इंटरनेशनली जनाब, वो सारी दुनिया। 3 बार मैंने इसको फेस किया जी। फर्स्ट टाइम फेस किया, एक मेरी कोई वीडियो थी, वो वीडियो में मेरा जो स्टैंस था, जो मेरा बयानिया था, वो ये था कि एक फीमेल की टॉप प्रायोरिटी घर है, काम उसके बाद आता है तरतीब में जी। किसी ने उसकी एंगलिंग ये की कि कासिम अली शाह वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। मेरी सैकड़ों वीडियोस हैं जो मैं कहता हूँ कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, इल्म देना चाहिए, तालीम, इस तरह की एंगलिंग कर दी गई, तो वो टॉप ट्रेंड हो गया कुछ दिन के लिए। मैं इदारे का नाम नहीं लूंगा, एक इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी है, अच्छा, जिनके कह लीजिए यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेशंस हैं, तो मैंने बाद में उनको शुक्रिया का खत लिखा कि मैं 10 करोड़ रुपए लगा के मैं अपनी कंपेन करता ना, मशहूर हो सकता था, आपने मुझे मुफ्त में मशहूर कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े नामों ने मेरे खिलाफ ट्वीट किया, नाम नहीं मिले इसके। दूसरी दफा ये हुआ कि कोई सेल फोन ठीक होने दिया, उसमें से पिक्चर्स निकल, वो मुझे खबर नहीं थी कि यार कोई किसी के हवाले किया है सेल फोन, और उसमें पर्सनल होती है, और वो भी तस्वीरें यार शर्टलेस, उसमें और कुछ नहीं था। अच्छा, एंगलिंग ये की गई, जो हमने बात की एंगलिंग की, एंगलिंग ये थी कि इसके बाद भी कुछ आएगा, वो कुछ भी नहीं था। एक और मसला था सर, एक सियासी शख्सियत का आप इंटरव्यू कर बैठे, तीसरा वाक्य वो था। अच्छा, उसकी भी एक एंगलिंग कर दी गई। अच्छा, मैं तो उस हवाले से कहता हूं जो कुछ मैंने कहा था वो क्या साबित नहीं 2.5 साल में। मेरे कई तरह के उसमें मेरे बयानिए थे, उसमें से एक बयानिया ये था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो कह लीजिए एक मसालियत होती है, या एक कह लीजिए कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक बातचीत है, वो उसका दरवाजा खुला रहना चाहिए ताकि सियासत का अमल जारी रहे। बिल्कुल एक्सट्रीम बंद नहीं कर देना चाहिए। ये मेरा तकरीबन ये था, जिसका मतलब मफहूम ये था कि जी सारे फैसले आज ही तो नहीं करते, आपको सियासत अगर करनी, इस तरह का मेरा। उसकी भी एंगलिंग कर दी गई। दूसरा था कि करीब के लोग मैंने देखे हैं, आज वो सारे छोड़ चुके हैं, सब बेनिफिशियरी खान साहब मफाद प्रस्तोला, वो सारा गायब हो चुका है जी, फायदा उठा के गायब हो चुका है। मैं यार उससे ज्यादा हैरत, अब तो कई मुखालिफ भी हो गए। मैं आपको बताऊं, चंद दिन पहले ना एक मैं टीवी मैंने लगाया, तो सामने एक महकमे की एक मीटिंग चल रही थी, जिसको चेयर चीफ मिनिस्टर कर रही थी। अच्छा। और इस तरफ बिल्कुल राइट पे जो सेक्रेटरी बैठे हुए थे, वो पीटीआई गवर्नमेंट में भी सेक्रेटरी थे। मैंने कहा यार अंदाजा लगाएं कि फायदा उठाने वाली वो कितनी तबकात जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है इसी सिस्टम में, या फिर मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरा ये कहना था, वो भी एंगलिंग कर दी गई। एंगलिंग का मतलब ये है कि असल कुछ हो रहा है और आप उसका एक नया रुख बना के तो उसको नेगेटिव। क्या कासिम अली शाह साहब को कभी अफसोस हुआ इमरान खान साहब से मिलने का, टिकट की बात करने का और उनका इंटरव्यू करने का? कभी रिग्रेट किया आपने इस बात पे? अच्छा देखिए, इस पे क्योंकि पहले भी इरफान मैं कई दफा बात कर चुका हूँ, टिकट का मांगना ना एक पूरा मेरा एक नजरिया था। वो नजरिया यहाँ से था कि एक आम बंदे को भी, एक टीचर को भी टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि वजह ये थी कि पीटीआई में सारे जो टिकट्स लेने वाले थे ना, वो करोड़ों रुपए दे के ले रहे थे, हाउसिंग्स वाले। मैंने इस वाक़े को मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में भी मैंने कोट किया कि एक मेरे दोस्त 25 करोड़ रुपए दे के उन्होंने टिकट का वादा लिया, और बाद में जान छुड़ाने के लिए भी उन्होंने करोड़ों रुपए दिए। तो ये करोड़ों रुपया, एक साहब तो उन्होंने मुझे बताया कि जी उन्होंने करोड़ों में अमाउंट बताई, वो उन्होंने पार्टी को दिया। अच्छा। पार्टी को फंड दी जाता होगा, मैं नहीं कहता कि लीडर खा जाता है, पार्टी को फंड जाता होगा। फिर उन्होंने कहा कि इसको मैंने इंश्योर करने के लिए भी 2-3 बंदों को करोड़ रुपए दिया, जो इर्द गिर्द मजीद थे कि पक्के रहो, ठीक है जी। फिर लंगर भी चलाया जहां पर उन दिनों में सारा ये चल रहा था।
तो बाद में वो कहते हैं मैंने जान छुड़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च दिया, मेरी जान छाड़ दो, ठीक है, और बयानिया दिया कि यार मेरी जान बख्शी की जाए। तो मेरा कहना ये जो था, बाज़ औक़ात एक टाइमिंग होती है, उसमें आपका इख्तियार नहीं होता। तो इसमें मेरे लिए लर्निंग बड़ी थी, मैंने बड़ा कुछ इससे सीखा, और कह लीजिए कि जो बुनियादी मेरी वो बात थी, मैं उस पर आज भी कायम हूँ। अच्छा सामने हाँ जी, नहीं, वो तो वक्त ने साबित कर दिया। वक्त ने साबित कर दिया। अच्छा, ऐसे हालात में ना जी असल में बाज़ औक़ात आपको उसका जस्टिफाई करना या समझाने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। ये भी लकीली उस टाइम के जो मेरे सीनियर्स थे और गुरुज थे और मेंटोर्स थे, उन्होंने कहा कि शाह जी थोड़ी ब्रेक ला, क्योंकि आप अगर इसको लिंगर करेंगे ना तो ये टॉप ट्रेंड है, टॉप ट्रेंड होता है। मेरा असगर का केस है, कुछ दिन वो टॉप ट्रेंड है, फिर वो बाबा जी ने काम दिखा दिया, आप तो लंबे अरसे तक टॉप ट्रेंड रहे ना सर, तबसरा कर दिया उसने, अपना चाचा ने कर दिया, चाचा टॉप ट्रेंड हो गया। चाचा टॉप ट्रेंड। अच्छा, वो यानी कोई भी जो टॉप ट्रेंड है वो दरअसल अगला को वाकया आए तो वो ट्रेंड टूटता है। अदरवाइज अगर वो इंगेज कर लिया जाए तो वो तो जान नहीं छूटती। ऐसा ही है। वो हमजा, आप हमजा ज़ेब की बात करें, उन डेज में हमजा मेरे साथ था। एक दिन ऐसा था कि तकरीबन मोर देन 50 चैनल्स ने कांटेक्ट किया। अच्छा हमजा के पास फोन था, मैं हमजा अरे को कि नहीं यार, मैंने कहा हमजा आप रोक देते हैं, तो क्योंकि अगर हम ये करते रहेंगे तो ये खत्म नहीं होगी, बात नहीं होगा, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती। इससे बेहतर ये कि हम खामोशी इख्तियार करें, वक्त पे छोड़ते हैं। आपको लगता है शाह साहब कि वो जो कल्ट फॉलोइंग है जिसने आपको ट्रोल भी किया, जो आज भी समझती है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल एक बंदा जो आजकल जेल में है वो है, आपको लगता है कि अब वही बंदा मसाइल का हल है? और आपने मुझे माफ़ कीजिएगा, आपने उसमें एक इंटरव्यू किया जब खान साहब का, तो आपने उनसे लीडरशिप की क्वालिटीज़ पूछी, तो वो आपको पसंद आई क्वालिटीज़? अच्छा देखिए, असल में ना एक होता है कि जो बात कही जा रही है वो कहना कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है, ये बड़ा चैलेंज है। यस, मैं एक छोटी सी रियलिटी परसेप्शन, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना जी, ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई हैं, उनको कोट करना बड़ा आसान है जी। नेल्सन मंडेला है, या कह लीजिए कि और बड़े बड़े नाम, अमली तौर पे उस तरह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि कल्ट फॉलोइंग में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ जज्बात होते हैं, क्योंकि कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। कोई कहता है कि जी कोई भी इख्तलाफ ही नहीं हम कर सकते, तो इख्तलाफ तो अलामत है कि आप सोचते हैं, सोचने समझने वाला दिमाग रखते हैं। मुझे लगता यह है कि इतने बड़े क्राइसिस की बहुत बड़ी वजह वो सोचने समझने वाला दिमाग हमने आउट कर दिया, उनको सुनना छोड़ दिया हमने, लीडरशिप ने। अगर उनको सुना जाता, मतलब उस वक्त की हालत, ऐसे कई विक्टिम है। मैं तो कोई लीडरशिप में था नहीं ना जी, मैं तो एक पढ़ने पढ़ाने बोलने वाला, एक ओपिनियन बनाने वाला शख्स था। पार्टी के अंदर यार ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जिन्होंने लॉजिकल एतराज किया और वो फारिग गलत हो रहा है, फारिग हो गए, फारिग हो गए। एक मोहतरमा है जिन्होंने एतराज किया कि धुंध पड़ी थी, वो रात में नहीं आ सकी, क्योंकि आपको पता है वो उस क्राइसिस के बाद नया चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करना था, वो पिंडी से नहीं आ सकी। उन्होंने अगले दिन एतराज किया कि हम औरतें हैं, फीमेल्स, हम नहीं आ सकी, आउट, और ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। मेरे से पहले उनकी बारी थी तो जब मेरी ट्रोलिंग हो रही थी, नीचे किसी ने लिखा उनका नाम लिख के कि शुक्र है उनकी जान छूटी। मैंने उन्हें ढूंढा, फिर एमपीए थी वो, उन्होंने नाम मैंने ले रहा, उन्होंने लेजिस्लेशन पे इतना काम किया। अच्छा। और उनसे जब मैं बैठा उनके साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा मैंने इतना काम किया है, और सिर्फ मेरा इख्तलाफ एक बात पे था, और छोटा सा वाकया कि हम लेट हो गए, नहीं पहुंच सके धुंध की वजह से, और इस इख्तलाफ पे मेरी सारी जो 15 साल की मेहनत है, और ऐसे कई वाकयात हैं। तो सर लीडरशिप ये नहीं है ना, लीडर जो है वो तो आखिरी डब्बे को भी साथ लेके चलता है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, क्या मैं कहता हूँ कायनात में सारी दुनिया की अकल एक तरफ और सरकार का जो विजडम है, आपने फरमाया अकल की भी ज़कात, अकल की ज़कात है। क्या है? उन लोगों के साथ भी चलना जिनके पास अकल नहीं है। वाह 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 शाह साहब, क्या बात है। हाँ। यार आप ग्रो कर गए हैं, साहिवाल से उठे, मैं गुजरात से उठा, क्या सारे हमारे इर्द गिर्द के लोग ग्रो कर गए? नहीं,
हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, हाँ, हमें लेकर चलना पड़ता है, हमें कई लोगों को कालू सलामा कहना पड़ता ऐसा ही है, रास्ता लेना है। ऐसे ही, हाँ, देखिए ना, मुझे वो पीके मूवी का ना वो सीन बड़ा अच्छा लगता है। वो भगवान वॉशरूम जाता है ना, ऊपर से पीके आ जाता है हाँ जी, और ताला लगाता है सबसे पहले, वो साइकिल वाला ताला नहीं हाँ होता। जी, हाँ जी, वो जब भगवान को पता लग जाता है फंस गया हूं, वो कहता है मेनू जान दे मेरे छोटे छोटे बच्चे। क्या ख्याल हाँ है? जी, ऐसे तो ही। बड़ी लोगों को आपने जान छुड़ानी होती है, आपने आगे निकलना होता है। दरअसल ये जो ज़र्फ है, ये बर्दाश्त है, और ये जो एक रैशनैलिटी रहने देना है, सोचने समझने की सलाहियत को सल्ब करना, ये जुल्म है। तो ये क्राइसिस है बहुत बड़ा जो इस पैदा हो- क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है शाह साहब? सर मेरा ख्याल है इस क्राइसिस का सोल्यूशन मुल्क के लिए, अगर मैं स्टेट की मैं बात करूं, जो चल रहा है ना, गलत है सही है, मैं इस पे कोई तबसरा नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा चलने दिया जाए। अच्छा, हाँ, ऊंट किसी करवट तो बैठेगा नहीं। देखिए रिजल्ट्स पे बात होती है। 1.5 साल गुजरा, मिसाल लीजिए इस गवर्नमेंट को, सही है गलत है, मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा, सही है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होके कोई गवर्नमेंट आई है तो ऐसी आई है, हाँ जी, ऐसा ही, मैनेज हुआ ना। हाँ जी, 2018 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो मैं एक डीपीओ साहब के पास बैठा, अच्छा, दोस्त थे बड़े अच्छे, तो उन्होंने कहा कि यार वो हम नून लीग वालों को पकड़े पकड़ पकड़ के अंदर मैनेज करने थे इलेक्शन, ये आया तो इसमें पीटीआई वाले पकड़े जा रहे थे। तो इस तरह ही होता रहा, हिस्ट्री अगर उठा के देखें, कभी एमपीएस सारे जो हैं वो छांगा मांगा में डाल लिए गए ऐसा ही हैं, है। कभी चीफ मिनिस्टर हमने लाना हाँ है, जी, और जनूबी पंजाब में ऐसे हाथ ऐसे बनता है। कमाल चीफ मिनिस्टर्स आए, वो भी पूरे ऐसे। वाकयात है। तो ये मैनेज ही हुआ है, इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसे जी, जी, कहते हैं, हमारी मतलब एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा काम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, हमें मानना पड़ेगा। इस पे एतराज हम क्या करें? डीप स्टेट जो है दुनिया में कॉन्सेप्ट इसका 150-200 साल पुराना है। दुनिया में डीप स्टेट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट बहुत पीछे रहती है और सामने स्टेट एक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। पाकिस्तान में कोलैप्स इस तरह से बार बार हुआ है कि वो डीप स्टेट जो है पीछे जो एस्टैब्लिश वो आगे सामने आ गया, यानी अब सबको पता है कि कौन क्या कर जी रहा है जी जी, हाँ, यानी ये क्राइसिस है, मैं इसे क्राइसिस कहूंगा जी। तो अब जहां तक इस ओवरऑल क्राइसिस को मैनेज करना है, मुझे लगता है इसको टाइम चाहिए। आपको लगता है कि ये क्राइसिस जिसको आप कह रहे हैं ये बेहतर रन कर रहा है बनिस्बत वो जो सियासी एक्टर्स हैं? मुझे ये लगता है कि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, ये मुझे लगता है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की तरफ अगर जाते हैं, मेरा ख्याल है जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो भी इस वक्त है ना जी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डू और डाई पे खड़े हैं। अच्छा, ये आपको बता दूं, डू डाई पे खड़े हैं, यानी उनकी सियासी बका वो मुमकिन ही नहीं है अगर वो डिलीवर नहीं करते। तो बाकी क्योंकि क्राइसिस का साइज ही बहुत बड़ा है भाई, देखिए डिजास्टर मुल्क से बाहर हर जगह चला गया। ऐसा ही है। मैं बाहर जाता हूँ, बड़े लोग ऐसे हैं जो वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान नहीं आ सकते, हम एयरपोर्ट पे जाएंगे तो हम स्टॉप लिस्ट में, हाँ, स्टॉप लिस्ट में, इधर से कुछ लोग बाहर नहीं जा सकते। तो ये क्राइसिस का साइज बहुत बड़ा है, तो वक्त लगेगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। शाह साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, 2018 के इलेक्शन का जिक्र किया, 2024 के इलेक्शन का जिक्र किया, तो सियासी जो पार्टियां हैं वो पसंद नापसंद रही हैं हमेशा से, ठीक है। सो आपको लगता है कि आजकल जो पार्टी दीवार के साथ उनके बकौल लगाया जा रहा है उनको, कल उनकी भी बारी आएगी और आज जो मसनद इक़्तिदार पे बराजमा है इनके पीछे कल पुलिस होगी? देखिए मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन मैं ये आपको अपनी गुफ्तगू में थोड़ी देर पहले कह चुका हूँ कि इस वक्त जो इक़्तिदार में है इनके पास डिलीवर करने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। अच्छा, अब जितना इस टाइम पे डिलीवर किया गया ना पिछले 1.5 साल को देखे, मुझे ये भी शौक जोक है कि मुख्तलिफ हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके साथ मेरी बातचीत रहती है। जी जी, आप ट्रेनिंग करते रहे, बड़ा तदरीस का हिस्सा है आपका, दोस्ती है, मोहब्बत है, तो मेरा ये भी गुफ्तगू में ये मौजू रहता है यार की हो रहा है, की चल रहा है। तो उसमें कई ऐसे महकमे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारी 20 साल की सर्विस है, लेकिन यार इतनी मेहनत इतनी कोशिश अब की जा रही है। पिछले दिनों एक दोस्त सिविल सर्वेंट से, उनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था, उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा यार जितना क्राइम नाइंसाफी वो 3.5 साल में हुई है कभी नहीं, खान साहब के दौर में कहते कभी नहीं। अच्छा, अब मैंने वजह पूछी उनसे, उन्होंने कहा यार 3 महीने बाद डीपीओ चेंज होता सी, 3 महीने बाद डीसी चेंज होता सी। तो वो जो एक मैकेनिज्म था, और इसका बड़ा सादा सा जवाब है जी, मैं किसी भी सुनने वाले देखने वाले देखिए, इख्तलाफ और इख्तलाफी राय मुमकिन है यार, मेरे अब्बा जी के साथ मेरा हो सकता है, ऐसा ही बड़ा सिंपल रूल है। आप
डीसी के दफ्तर चले जाएं या डीपीओ के दफ्तर चले जाएं, पूरे पंजाब के जिलों में जाएं, पीछे लगी होती तख्ती नामों की, जी आप उस 3.5 साल में लिस्ट देखें कितने बंदे चेंज हुए। आईजी साहब के दफ्तर चले जाएं लाहौर, 6-7 आप आईजी टोटल देखें कितने बदले गए। आप चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर चले जाएं, टोटल देखें चीफ सेक्रेटरी कितने बदले गए। ये परफॉर्मेंस बेसिस पे बदले जा रहे थे सर 3 महीने में तो नहीं परफॉर्मेंस पता लगा। ये तो अब सबको पता है क्या होता है ना। ये पोस्टिंग कैसे होती थी, इस पोस्टिंग का सोर्स क्या था, इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, तरीका क्या, उसका नुकसान क्या हुआ। मैं फर्ज करें ये मफरूजा ले लेते हैं, ये मफरूजा है कि 3 करोड़ की पोस्टिंग होती थी। मैं इस मफरूजे को x = 3 से शुरू कर लेते हैं। 3 करोड़ की पोस्टिंग, जब एक बंदा सीट पे बैठेगा तो 3 महीने बाद उसने हट जाना है, ऐसी है। 3 महीने में उसने वो 3 करोड़ रिकवर करना है और ऊपर भी कुछ निकालना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, 3 करोड़ रिकवर करना है, उससे कितना जुल्म होगा सर, कितना जुल्म होगा। जिस बारीक बीनी से यार एक लम्हे इससे जरा सोचे ना, ये होता रहा, मतलब मैं फर्ज करूं सिविल सर्वेंट सुन रहे हैं, वो जानते ही होता रहा है। अब x = 3 जो मैंने कहा था, फर्ज करें अगर इसको रिवर्स करके उस जुल्म से पीछे आए तो सोर्स क्या था। सोर्स तो सर आपने खुद नहीं इंसाफ किया भाई, आप इंसाफ की बात करें, आपने खुद इंसाफ ही नहीं किया, यानी आपने हैंडओवर कर दिया उन लोगों के जो कैपेबल ही नहीं है। वो पोस्टिंगें देख रहे हैं, वो पंजाब चला रहे हैं, वो सारा जिला चला रहे हैं, वो सूबे चला रहे हैं, उनके इशारे से काम हो रहे हैं सारे। मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है बुज़दार साहब के साथ, बड़ा प्यार करते हैं मेरे से, लेकिन यार वाकई अगर काबिलियत देखी जाए, 14 करोड़ का सूबा आप देखें ना जी, तो चैलेंज रहे हैं। क्या ख्याल है जी? तो इसलिए ये मेरे ओपिनियंस हैं, जो कि मेरा राइट है, मैं रख सकता हूँ जी। बिल्कुल ऐसा है। आपको लगता है कि थोड़ा सियासत से हम निकलते हैं, लेकिन आखिरी सवाल ये कि खान साहब की जो बतौर शख्सियत है उसके जो कॉन्ट्राडिक्ट हैं, जिस तरह कि आपने उनका इंटरव्यू भी किया, आपने टिकट की भी बात की, आपको ट्रोल भी किया गया, इस चीज़ को साइड पे रखिएगा कि आपको ट्रोल किया गया, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, एंड पाकिस्तान में जो उनका एक दावा है कि एथिक्स को उन्होंने ऊपर उठाया, पाकिस्तान में आवाम को शऊर दिया। अब सोशल मीडिया पे लोग बात करते हैं किसी वाक़े के ऊपर, जी खान साहब ने शऊर दिया हमें, खान साहब ने हमें आवाज़ उठाना सिखाया। अच्छा, इसमें इरफान 2 हैं हिस्से ना। एक देखें उनका हीरो होना, उनका एक इंस्पिरेशन होना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उनकी एक पर्सनालिटी बड़ी मेस्मराइजिंग है। 92 का वर्ल्ड कप ले लें, शौकत खानम कंट्रीब्यूशन ले लें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है ना, वो दूसरा पहलू बड़ा अजब है। इस पे बड़े लोग मेरे से पहले भी बात कर चुके हैं, ये मैं उनकी बात को ही जो मैंने सुना है, उनकी सिलेक्शन जो है ना टीम की, उस पे बड़े एतराज़ात हैं। बड़ा एक ऐसा टोला था जिसने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ था। अच्छा। और वही बेनिफिशियरी था। मुझे ये सारी गेम में लगता है कि सबसे सादा बंदा ना वो खान साहब थे। अच्छा। और बुज़दार साहब। यानी आप ये देखें कि वो सारे इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स फायदा उठाने वाले गायब हो गए, और वो लीडर जो है वो अंदर है। मतलब किधर गए वो मिनिस्टर यार? हर एक ने पार्टी कहेंगे, बेवकूफी कहेंगे। मैं इसको नहीं डिफाइन कर सकता, तो सादा वर्ड तो सादगी मैं कहूंगा जी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो सबसे सादा बंदा है यार। इर्द गिर्द के सारे कैरेक्टर्स यार, वो सारे मिनिस्टर्स, उन्होंने किसी ने पार्टी बदल ली है, किसी ने आज वो बुरा भला कह रहा है, कोई फायदा उठा, उस वक्त सबने फायदे लिए। हाँ जी। वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है जी, फायदा उठाने वाले। चले इसमें मैं कहता हूँ कुछ लोग होंगे जो उस डंडे की वजह से उन्होंने तौबा तायब हुए हैं, लेकिन बड़ी दुनिया वो तैयार बैठी हुई थी कि जान छूटे, क्योंकि जो सीजनल है, वो सीजनल है, उन्होंने फायदा ले लिया हुआ था। कोई एक ऐसी किताब जो हर नौजवान को जरूरी पढ़नी चाहिए, और आप अगर आज 20 साल के होते तो खुद को क्या मशवरा देते? देखें, किताब तो अब हर शोबे की मुख्तलिफ किताबें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सीरत पढ़नी चाहिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु पढ़नी चाहिए। सीरत मेरी पसंदीदा जो सीरत की किताब है मामूलात रसूल है, कयूम निज़ामी साहब की लिखी। अच्छा, बेस्ट बुक, मैंने बड़ी कॉपी उसकी बांटी, खरीद के बांटता सीरत की किताब। 20 साल का होता तो भाई देखें, हमारे जमाने में ना टूल्स नहीं थे, आज भी नहीं है इतने पब्लिक मेरे तक चलो पहुंच के कि पैशन क्या है, ढूंढना कैसे है, तलाश कैसे करना है, करना क्या है। तो हम ट्रेंड्स को फॉलो करके यूईटी पहुंच गए थे। 3rd ईयर में मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, फील्ड चेंज कर ली। अगर 20 साल का होता तो मैं फिर उस टाइम ही राइट प्रोफेशन में चला जाता,
वो था एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह की चीजों को पढ़ता। तो इन सब सब्जेक्ट्स को मैंने शौक से पढ़ा। बड़ी किताब है मेरी लाइब्रेरीज में, 3 लाइब्रेरीज है मेरी, तीनों लाइब्रेरीज में किताबें सब ज़्यादा नफ्सियात की मिलेंगी आपको। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट से मुराद एज अ डिग्री। तो मैं शायद उस फील्ड में चला जाता जिस पैशन टैलेंट के साथ में आया था। शाह साहब, 3 ऐसी आदतें जो एक नौजवान सुन रहा है उसको अपनानी चाहिए उसकी कामयाबी के लिए, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट आप कहते हैं कि ये 3 काम कर लें आप कामयाब हैं। देखें, 3 सादा से काम है। एक, अपनी गलतियों से सीखें। अच्छा। और अपने अंदर ये हौसला पैदा करें कि अगर गलती हो तो दुरुस्त करें उसको एक्सेप्ट भी करें, कबूल करें। नंबर 2 जो है ना जी, वो बड़ा ज़रूरी जो है ना, वो है अखलाक। कभी आप अखलाक वाले शख्स को, चैलेंज तो सबकी जिंदगी में आते हैं, स्टक नहीं देखेंगे, यानी उसके पास एक ऐसी चाबी जिसे वो ताला खोल के निकल जाता है। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इरफान, वो है कि कोई भी जो यंगस्टर है वो लर्निंग, सीखना ना छोड़े, कुछ ना कुछ नया सीखता रहे। मैं आपको पता है, कल आया हूँ वापस, आप साहब के साथ में ट्रैवल कर रहा था। मेरे मोबाइल फोन में और मेरी डायरीज में कितने नोट्स हैं। मतलब इंटरलॉकन के एक कब्रिस्तान पे मैंने पूरी रिसर्च की वहाँ बैठ के, अगले दिनों उसे वीडियो आनी है। मैं ढूंढता रहता हूँ, तलाश करता हूँ, सीखता रहता हूँ। सीखने वाले के पास नई बात होती करने को। चीज है कि इसका भी मजाक उड़ता है। देखिए, अगर किसी का एक्सपोजर नहीं, मेरा कसूर तो नहीं है। आपको वहां भी ट्रोल किया गया, आप जब रिसेंटली वहां पे थे, किसी ने, अब फर्क नहीं पड़ता, ऐसे पड़ता यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे वैसे इल्म में भी नहीं है। मैंने बताया ना, समटाइम वो आपकी कैप को, हाँ, जेलसी होती है, जेलसी होती है। सो आपको लगता है कि जितने हासिल बढ़ेंगे उतना आपके रिस्क में इजाफा होगा? देखिए, रिस्क का ताल्लुक ना, रिस्क एक बड़ा मजमून है। अच्छा। उसको नहीं हम महदूद कर सकते इस बात के साथ ना, लेकिन रिस्क का बड़ा गहरा ताल्लुक आपके अखलाक के साथ, आपके पॉजिटिव होने के साथ, आपकी चैरिटी करना। आप, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो रिस्क का बढ़ना है, कंडीशन किया सदकात के साथ, खैरात के साथ, आसानियां पैदा करने के साथ। सदकात करते रहें। आप अगर बांट रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ता रहता है। हर वो चीज जो तकसीम की जा रही है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ लोग नेगेटिविटी तकसीम कर रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ती, तो जो बांट रहे हैं वो बढ़ जाता है। आज के कासिम अली शाह की पर्सनैलिटी में, उनकी कामयाबियों में, एक इतना ज़बरदस्त इदारा चला रहे हैं आप, 72 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, 8 साल से माशाल्लाह कामयाब इदारे को रन कर रहे हैं, करोड़ों की तादाद में आप बजट मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज का जो कासिम अली शाह साहब हैं, इनकी लाइफ में इनकी वालिदा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? दोनों का जी है, वालिदा का भी और वालिद साहब का भी। वालिदा से मैंने हम्बलनेस सीखी, अखलाक सीखा, दूसरों के काम आना सीखा। वालिद साहब से मैंने एहसास जिम्मेदारी, कमिटमेंट, रिश्तों को साथ लेके चलना सीखा। और जो स्पेशली दुआएं होती हैं अल्टीमेट जी, वो तो कह लीजिए, उसके बगैर तो कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं उनको क्या पैगाम देंगे? खिदमत करनी चाहिए। लॉटरी है जी आपके पास, और अगर लॉटरी निकली और आप बदकिस्मत है, आप उनकी खिदमत ना करें, सेवा करें उनकी, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। अगर किसी को लगे कि वक्त हाथ से निकल गया है, तो क्या वाकई बहुत देर हो चुकी है? नहीं, कभी भी देर नहीं हुई होती। जो वक्त है वहां से शुरू कर लें, पिछले वक्त से सीख लें, अगली जिंदगी बेहतर हो जाएगी। चेंज का क्या कोई एक लम्हा होता है, कोई टाइम होता है कि अब मैंने सोच लिया तो मैंने चेंज कर लिया? देखिए, जो ग्रेजुअल चेंज है वो नॉर्मल है, अचानक चेंज हादसा होता है। तो जो इर्तिकाई अमल है ना तब्दीली का, वो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए हम भी एक इर्तिका से गुजर रहे हैं। ये सोसाइटी ना, पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी एक इर्तिका के अमल में। मुझे लगता है कि ये एक ट्रांजिशन है और इसका एंड अच्छा है इंशाल्लाह। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ना हादसा एकदम होता है और ना कोई जो ब्लेसिंग है वो एकदम होती है, उसके पीछे भी पूरा जर्नी होता है। क्या आपकी दुआएं कबूल होती हैं और रोज क्या दुआ मांगते हैं? सबकी होती है जी, मेरा ख्याल है। मैं शुक्र को बढ़ा दिया मैंने, दुआ से ज्यादा शुक्र जो है ना वो वक्त के साथ साथ बढ़ा है। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने मौका दिया है, तौफीक दी है काम करने की, आसानियां पैदा करने की। क्या दुआ मांगते हैं? दुआएं खैर की होती हैं, अल्लाह ताला हमेशा खैर को कायम रखे, आसानियां बांटने की तौफीक को कायम रखे। क्या ख्वाहिश है जिंदगी में जो आप कहते बस हम क्या रहे कि ट्रैवल करते हैं, दुनिया देखते हैं, सोशल होते हैं, खाते पीते हैं, जो जगह जगह अल्लाह ने नेमतें रखी हैं उनको एंजॉय करते हैं। बशरी तकाजा है इस दुनिया से जाना। सो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। अल्लाह आपको लंबी सेहतमंद ज़िंदगी दे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब एक वो वक्त नज़ा हो तो आपके इदारा हो, आपको उस पर प्राउड हो, या आपने क्या
सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया, क्या वैल्यू एडिशन की? लाइफ अगर एक दिया है ना तो कहीं दिया आपकी वजह से जलने चाहिए, सिंपल। आपकी वजह से अगर कुछ लोगों की जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली आई है तो जीने का हक आपने अदा कर दिया, सिंपल। अगर अल्लाह ताला आपको मौका दे कि आपने इस वक्त कौम से एक जुमला कहना है, वन लाइनर, वो क्या होगा? अपने हिस्से का काम करें। प्रॉब्लम ये है कि हम सब तबसरे करने, नेगेटिविटी, टांगे खींचने में बिजी हो गए। ये एक नॉन इशू को इशू बना दिया गया। असल इशू है जो कर रहे हैं। यार इरफान, बड़े लोगों को अपना काम ही नहीं आता, यकीन करें, वो डंग टपाते हैं। एक छोटा सा काम भी आपको आता है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाबी से। एक छोटा सा काम पकड़ लो, छोटा सा काम। एक रोना बैरन की किताब है द हीरो के नाम से, उसमें जो अमेरिका का ये जो आईब्रो बनाने वाला ना सबसे बेस्ट, उसकी भी स्टोरी लिखी हुई है। अच्छा, कितना छोटा सा काम है, यानी एक शायद 100-200 रुपया लेके फीमेल जो है वो थ्रेडिंग कर रही होती है, आईब्रो बनाती है। तो इतने से काम का अमेरिका का एक एक्सपर्ट है, लाइनें लगी होती हैं। छोटा सा काम पकड़ना चाहिए। सो काम करना है, वेले नहीं रहना। कोई काम छोटा सा लेकिन बेहतरीन अंदाज में। शायद अहमद फराज साहब ने कहा था कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह।